कि फॉर एग्जांपल के ट्रांजैक्शन क्यों यूज करते हैं हम स्प्रिंग बूट के अंदर सर्विस लेयर पे, और ट्रांजैक्शंस की टर्म क्या एक्सप्लेन करती है स्प्रिंग बूट में। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि मल्टीपल डेटाबेस ऑपरेशन है, उनको एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करना। Hey developers, welcome back to the Spring Boot series, Beginner to Job Ready, Part 5. This is the step where we are moving from intermediate to the advanced of the project, जहाँ पे हम देखेंगे Spring की security, transactions को, messaging queues को, और भी एडवांस जो हम प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं, लाइक प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन, एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशंस, सब कुछ इस एडवांस स्टेप्स के अंदर हम कंप्लीट कवर करने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स क्विकली गो टू द आईडीई। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रांजैक्शन क्या होता है स्प्रिंग बूट में, कि फॉर एग्जांपल के ट्रांजैक्शन क्यों यूज करते हैं हम स्प्रिंग बूट के अंदर सर्विस लेयर पे, और ट्रांजैक्शंस की टर्म क्या एक्सप्लेन करती है स्प्रिंग बूट में। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि मल्टीपल डेटाबेस ऑपरेशन है, उनको एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करना। मीन्स कि अगर मैं एक से ज्यादा कोई इंसर्ट या तो अपडेट ऑपरेशन कर रहा हूँ एक ही एपीआई कॉल के अंदर, तो मैं उसे एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ कि जो भी अपडेट्स हो रहे, एक या दो या तीन, मोर देन टू, और लाइक लेट्स से कि मोर देन वन के जो अपडेट है, वो सारे या तो सबके सब सक्सेस होने चाहिए, या तो फिर कोई भी सक्सेस नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल के एक सिंपल सिनारियो से समझते हैं कि बैंकिंग ट्रांसफर की तरह समझते हैं कि आप गूगल पे तो यूज करते ही होंगे, राइट। तो गूगल पे के अंदर जैसे अकाउंट ए से जो पैसा डेबिट होता है, उसका काम क्या होता है कि अकाउंट बी पे जाके वो पैसा क्रेडिट हो। सो लेट्स से कि इन केस के अकाउंट ए से पैसा डेबिट तो हो गया, बट अकाउंट बी पे जाके वो क्रेडिट नहीं हुआ, किसी का केस की वजह से वो फेल हो गया ट्रांजैक्शन। ओके, तो मतलब बी को पैसा मिला नहीं है। तो क्या होता है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो इन प्रोग्रेस के स्टेज में हमें दिखाई देता है गूगल पे में। तो विद इन वन डे वो क्या होता है, ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाता है कि जिस अकाउंट से डेबिट हुए उस अकाउंट में वापस से क्रेडिट हो जाते हैं। सो दिस शोज दी एटोमिसिटी। ओके, मीन्स क्या शो करता है कि ट्रांजैक्शन अगर दो एंटिटीज के बीच में हो रहा है, कि मीन्स दो टेबल्स अपडेट होने वाले हमारे, क्या अकाउंट ए का जो करंट बैलेंस है वो डेबिट होगा और अकाउंट बी का जो करंट बैलेंस है वो क्रेडिट होगा। बट हुआ क्या कि जो अकाउंट ए का जो बैलेंस था वो डेबिट तो हो गया, बट अकाउंट बी का जो बैलेंस था वो क्रेडिट नहीं हो पाया। सो इन दैट केस तो एक ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ और दूसरा वाला जो था वो फेल हो गया। सो मीन्स के एक ही एंट्री सक्सेस हुई, दूसरी एंट्री फेल हो गई है। तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, फेल कंसीडर किया जाएगा इस केस में। तो जो भी एंट्री हो चुकी है पहले से, वो एंट्री क्या हो जाएगी, रोल बैक हो जाएगी। सो दिस इज दी अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट अ ट्रांजैक्शन। ओके, एंड व्हाट इट मेंटेन्स, वो मेंटेन करता है एटोमिसिटी इन दी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। ओके, कि अगर होगा तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा, अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और हमारे जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि ट्रांजैक्शन रोल बैक कैसे करता है, कौन से केसेस पे हम उसे रोल बैक कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन हैंडल इट। ओके, सो इन आवर केस हमारे पास अभी ऐसा कोई एंटिटी नहीं है जो एक दूसरे पे डिपेंड हो। फॉर एन एग्जांपल लाइक अभी जो हमारे पास एनरोलमेंट का एपीआई बाकी है, कि जब भी कोई स्टूडेंट कोर्स बाय करता है तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, इस एनरोलमेंट टेबल में करेंगे, राइट। सो दिस एनरोलमेंट विल हैव टू रेफरेंसेस लाइक कोर्स एंड स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऐसा कोई रिफ्लेक्ट करना नहीं है मुझे कोर्स पे कि किसने बाय किया है कि क्या। तो अभी तो जितनी भी एपीआईज बनेगी इस अकॉर्डिंग टू दिस एंटिटी, ऑल विल बी हैव अ वन डीबी ऑपरेशन, दैट्स इट। ओके, सो हमें थोड़ा सा डिपेंडेंसी बढ़ाना पड़ेगा कि एक एपीआई के अंदर एक से ज्यादा डेटाबेस के ऑपरेशन हो, तो सो वी कैन डू द ट्रांजैक्शन एंड डेमोस्ट्रेट द ट्रांजैक्शन इन दिस सीरीज। ओके, सो उस चीज को करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि मैं कोर्स के अंदर दो वैल्यूज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। कि सबसे पहली होगी कि मीन्स लाइक कह सकते हो कि आप स्टॉक की तरह पे। तो मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल हो जो मुझे बताए कि मैक्सिमम ये कोर्स कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सेल आउट करना है या तो एनरोल करने देना है। Okay, so let's say कि for this X course we have the maximum capacity of 50 students. तो अगर 50 students ने कोर्स एनरोल कर दिया तो this course will be marked as sold out, और 51 जो नया अगेन नया यूजर आएगा वो इस कोर्स को एनरोल नहीं कर सकता। ओके, सो इस केस में क्या होगी कि जब भी कोई स्टूडेंट कोर्स बाय करेगा तो उस केस में मुझे यहाँ पे स्टॉक को अपडेट करना पड़ेगा, मीन्स लाइक मार्क करना पड़ेगा कि ये कोर्स किसी ने एक्वायर किया या बाय किया है, तो इसकी क्वांटिटी प्लस होगी करंट की।
तो जब तक वो मैक्स तक हिट नहीं करती तब तक मुझे अलाउ करना है, देन आफ्टर इट विल नॉट अलाउड. सो इन दैट केस एक ही एपीआई में मुझे दो टेबल्स पे एंट्री करनी है, तो दिस विल बी द परफेक्ट सिनारियो जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन को डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं. ओके, तो मैं मैक्स मैक्स एनरोलमेंट का अकाउंट है जहाँ पे हम मैक्सिमम एनरोलमेंट बताएंगे कि मैक्सिमम इतने स्टूडेंट ही एनरोल कर सकते हैं. एंड प्राइवेट इंट करंट एनरोलमेंट कि मैक्सिमम एग्जांपल के मैं मैक्स दे रहा हूँ कि 50, और करंट ये मेंटेन करेगा कि अभी तक कितने स्टूडेंट ने ये कोर्स एनरोल किया है. सो इट विल बी 3 अप टू 50 तक, जब तक ये नहीं जाता तब तक मैं अलाउ करना चाहता हूँ. ओके, ग्रेट. सो लेट्स मूव टू द कंट्रोलर. कंट्रोलर पे आते हम हमारे एनरोलमेंट का, कोर्स एनरोलमेंट का कंट्रोलर बना देते हैं. ओके, और कोर्स एंट्रोल जैसे हमने सीखा था कि कंट्रोलर होगा ऊपर, तो मुझे रेस्ट कंट्रोलर लिखना है, और जो प्रीफिक्स है मेरे यूआरएल का वो रिक्वेस्ट मैपिंग में मैं लिख दूंगा. ओके, सो माय कंट्रोलर सेटअप इज डन. अब मुझे सर्विस क्रिएट करनी है, उसका डाओ बनाना पड़ेगा मुझे एनरोलमेंट का. सब कुछ हम एक एक करके क्रिएट करते हैं. ओके, तो मैं सबसे पहले एक डाओ बना लेता हूँ. अगेन आई विल यूज कॉपी पेस्ट. डाओ के लिए मुझे रेपो की रिक्वायर्ड रहेगी, तो रेपो बना देते हैं. ये जेनेरिक्स में बस एंटिटी की क्लास बदल के हम कर देते हैं एनरोलमेंट में. सारी मेथड्स जो हमने कॉपी पेस्ट करके बनाई थी, इसलिए सारी मेथड्स आ गई थी. मेथड्स एंड अनवांटेड इंपोर्ट्स भी निकाल देता हूँ. ओके, लेट्स कम टू द कोर्स एनरोलमेंट डाउ. Here again we change to enrollment. Enrollment repo. ओके, अगेन अभी हमें इसकी नीड नहीं है, तो मैं निकाल देता हूँ. अभी जितने बेसिक में है वही हम यूज करेंगे, जैसे रिक्वायरमेंट रहती है उस तरह से हम उसे दूसरी क्वेरीज की मेथड्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, डन. नाउ लेट्स कम टू दिस सर्विस. एनरोलमेंट सर्विस. ओके, मार्क इट एज सर्विस की तरह मैं इसे मार्क कर देता हूँ. देन सबसे पहली मेथड मुझे जो चाहिए, मीन्स अभी डीटीओ तो हम बनाएंगे, लेकिन जो सबसे पहली मेथड हम स्टार्ट करते हैं विद दी पोस्ट रिक्वेस्ट. क्लियर? तो मैं स्टार्ट करता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट से. तो क्या हमारा एनरोलमेंट. ओके, यहाँ पे हम ऑटो वायर करते हैं प्राइवेट एनरोलमेंट सर्विस एनोटेड पोस्ट मैपिंग, और पोस्ट मैपिंग पे इंसर्ट रिटर्न करेंगे. ओके, इसने सजेस्ट तो कर लिया, बट इसने यूज करी है एंटिटी. वी डोंट यूज दी एंटिटी, सो वी नीड दी डीटीओ. करेक्ट? तो अब डीटीओ के अंदर कौन से पैरामीटर्स हमारे लिए रिक्वायर्ड रहेंगे. तो एनरोलमेंट की आईडी तो ऑटो जनरेट हो रही है. ओके, एनरोलमेंट की डेट भी अगेन प्री प्रोसेस में. तो सिर्फ मेरे लिए कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, दो, कि कौन सा कोर्स एनरोल हो रहा है और कौन सा स्टूडेंट कर रहा है. दैट्स इट. तो मुझे डीटीओ में दो फील्ड चाहिए. सो अगेन इट्स कम्स टू माय चॉइस, लाइक कि व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर दिस टू फील्ड्स. should I use the request body, make a DTO, और just I go with the request param, कि मैं params के साथ जाऊँ या तो request body यूज करूँ. ये अब मेरी चॉइस पे है, और मैं बताऊंगा अभी आपको कि बेस्ट क्या रहेगा इस केस पे. सो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या रहेगा, तो इफ आई अलाइन विद द रेस्ट प्रिंसिपल्स, के रेस्ट के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जाओ, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में द बेस्ट सूट विल बी द रिक्वेस्ट बॉडी, बिकॉज उसमें वैलिडेशन भी इजी रहता है मेरे लिए. ओके, हाँ, बट अगर मैं चाहता हूँ तो आई विल गो विद द पाथ वेरिएबल. इन केस जहाँ पे मुझे सिर्फ आईडी भेजनी है और उसके बाद पूरा जेसन भेजना है, देन आई विल गो विद पाथ वेरिएबल एंड अ रिक्वेस्ट बॉडी. बट रिक्वेस्ट पैराम इज लाइक अ नॉट अ बेस्ट चॉइस इन दी पोस्ट रिक्वेस्ट. ओके,
सो मैं स्टिक करूंगा रिक्वेस्ट बॉडी के साथ ही, एंड आई विल गो विद द रेस्ट प्रिंसिपल्स। तो मैं एक डीटीओ बना लेता हूँ एनरोलमेंट का। एनरोलमेंट डीटीओ एनोटेट डेटा के गेटर सेटर टू स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ आ जाए। प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी एंड प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स आईडी। ओके, सो सिर्फ यही दो चीजें मुझे, और रिस्पॉन्स के लिए मुझे एक डिफरेंट डीटीओ बनाऊंगा बाद में, कि अभी सिर्फ रिक्वेस्ट का एक जो साइड है वो खत्म करते, फिर रिस्पॉन्स का हम प्लान करते। ओके, तो ये दो चीजें आ गई। अब मुझे इनको वैलिडेट भी करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग नॉट ब्लैंक। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसके लिए लिखूंगा नॉट ब्लैंक, और मैसेज में लिख दूंगा कि स्टूडेंट आईडी कैन नॉट बी ब्लैंक। स्टूडेंट कैन नॉट बी ब्लैंक। एंड सेम वे ये वाला वैलिडेशन मैं यूज करूंगा कोर्स के लिए, कि कोर्स आईडी भी मेरी ब्लैंक नहीं हो सकती। ओके, कम टू द कंट्रोलर, और मैं डीटीओ ऐड कर लेता हूँ और इसे मार्क कर देंगे इससे वैलिडेट, वैलिड से। ओके, तो मेरा वैलिडेशन भी वर्क कर जाएगा कि अगर फ्रंट एंड ने या मेरे किसी भी फ्रंट एंड क्लाइंट ने अगर मुझे स्टूडेंट की आईडी या कोर्स आईडी नहीं भेजी है, तो ऑटोमेटिक ये वैलिडेट होगा, और हमने जो ग्लोबल एक्सेप्शन बनाया था उसके थ्रू ये मैसेज थ्रो हो जाएगा वहां पर। ओके, लेट्स जंप टू द सर्विस। सर्विस पे आके हम करते हैं एनोटेट ऑटो वायर प्राइवेट कोर्स एनरोलमेंट डाउ। ओके, कोर्स एनरोलमेंट डाउ, देन पब्लिक रिटर्न करना है मुझे। यहाँ पे हम फिक्स, हमने एक सिग्नेचर बनाया हुआ है। ओके, इंसर्ट एनरोलमेंट, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, एनरोलमेंट का डीटी। डन। अब डीटीओ आ गया, तो मेरे पास दो कंडीशन है सबसे पहले चेक करने के लिए, कि इस डीटीओ में कोर्स की आईडी भी आएगी और स्टूडेंट की आईडी आएगी। ओके, तो पहले मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो कोर्स यूजर एनरोल कर रहे हैं वो कोर्स अवेलेबल है, मीन्स वो कोर्स की आईडी वैलिड है कि नहीं। सेकंड जो वैलिडेशन मुझे करना है, मीन्स मैं यहाँ पे सूडो में लिखता हूँ, फर्स्ट मैं क्या चेक करूंगा, इज द कोर्स आईडी इज वैलिड, मीन्स इस आईडी के बेसिस पे कोर्स है मेरे पास कि नहीं। सेकंड थिंग इज दिस कोर्स रीच मैक्स लिमिट, मीन्स हमने जो कोर्स के अंदर बनाया था ना कि यहाँ पे कहा गया मैक्स एनरोलमेंट, क्या ये मैक्स एनरोलमेंट को रीच कर गया है? अगर कर गया है तो नया स्टूडेंट जो है वो इस कोर्स को एनरोल नहीं कर सकता। ओके, एंड द थर्ड सिनेरियो विल बी इज द स्टूडेंट आईडी इज वैलिड। ओके, तो ये तीन मेरे इंटरनल कंडीशंस है, मतलब मेरे वैलिडेशंस है, जिसके बेसिस पे मैं पहले तीन कंडीशंस चेक करूंगा। अगर ये तीनों पास हो जाती है, देन एंड ओनली देन मैं डेटाबेस पे राइट करने के लिए जाऊंगा। तो अभी ब्रूट फोर्स मेथड मींस अभी जो दिमाग में क्लिक हो रहा है पहले, सबसे पहले तो भले वो ऑप्टिमाइज है कि नहीं, देन आफ्टर विल थिंक ऑन दी ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले मैं ऑप्शनल रीड करता हूँ यहाँ पे, और मुझे मिलेगा कोर्स, कोर्स इज इक्वल्स टू, अभी मुझे कोर्स के डाउ को भी ऑटो वायर करना पड़ेगा। कोर्स डाउ कोर्स डाउ डॉट फाइंड बाय आईडी, और डीटीओ में जो कोर्स की आईडी आई है वो मैं गेट कर रहा हूँ। ओके, अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमने वहां पे क्या हैंडल किया हुआ है, कि बाय डिफॉल्ट कोर्स पर आईडी क्या करते हैं, अगर डेटा है तो डेटा भेजेगा, अदरवाइज क्या भेज रहा है वो नल, तो ऑप्शनल तो सिनारियो ही नहीं रहेगा। ओके, फर्स्ट थिंग इज डन, कि लाइक पहला वैलिडेशन ये रहा कि इफ कोर्स इज डबल इक्वल्स टू नल, मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जैसे हमने ग्लोबल एक्सेप्शन बनाई थी, तो मैं यहाँ पे अपनी एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा। ओके, जैसे कि हमने कहा किया था स्टूडेंट सर्विस वगैरह में हमने जो वैलिडेशन किए थे, तो अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहे तो हम क्या कर रहे थे कि एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे थे कि डुप्लीकेट की एक्सेप्शन है वगैरह,
तो सेम वे हम ग्लोबल एक्सेप्शन का ही हेल्प लेंगे कि थ्रो न्यू नॉट फाउंड रिसोर्स की एक्सेप्शन हम थ्रो करते हैं। और अभी यहाँ पे एपीआई के जो हमने मैसेजेस के लिए जो क्लास बनाई थी, ओके, तो इसमें से कोर्स नॉट फाउंड की परफेक्ट ये वाला मैसेज हम ले लेते हैं, एपीआई मैसेज कोर्स नॉट फाउंड। मैंने एक्सेप्शन थ्रो कर दी, नॉट फाउंड की। अब इसका जो इसका रिस्पॉन्स बनना है वगैरह वो सब कुछ कौन हैंडल करेगा? ग्लोबल एक्सेप्शन जो मेरी है वो इस चीज को टेक केयर करेगा। ओके, सेकेंड सिनारियो मुझे क्या चेक करना है कि इफ, अब पहले तो ये वैलिडेशन तो हमने चेक कर लिया। नाउ सेकेंड इज द कोर्स रीच मैक्स लिमिट, कि चलो अगर कोर्स नल नहीं है, ओके, मीन्स नल नहीं है, तो फिर यहाँ पे एल्स केस में आएगा। तो एल्स में आके मैं कंडीशन चेक कर सकता हूँ कि एल्स इफ कोर्स डॉट गेट करंट एनरोलमेंट, ओके, कि जो करंट एनरोलमेंट है अभी वो क्या बराबर है किससे? इज इक्वल्स टू कोर्स डॉट गेट मैक्स एनरोलमेंट। इफ बोथ आर इक्वल्स मीन्स वी रीच दी मैक्स लिमिट, तो मैं थ्रो कर देता हूँ थ्रो न्यू। अब यहाँ पे मेरे पास ऐसी कोई ग्लोबल एक्सेप्शन है नहीं, तो मैं एक एक्सेप्शन बना सकता हूँ यहाँ पे अपनी खुद की। तो मैं नॉट फाउंड को कॉपी कर लेता हूँ, मैक्स लिमिट एक्सेप्शन रिसोर्स, ओके। और इसके लिए मुझे वापस से कंट्रोलर एडवाइस के पास जाऊंगा, इसका एक हैंडलर बना दूंगा कि जिसके थ्रू ये हैंडल हो सके। ओके, मैक्स लिमिट एक्सेप्शन रीच, ओके, परफेक्ट। तो मेरी ग्लोबल एक्सेप्शन भी सेट हो गई। यहाँ पे आके मैं थ्रो कर दूंगा थ्रो मैक्स लिमिट एक्सेप्शन रीच। अब मुझे एक मैसेज बनाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट सर्विस की जगह पे एनरोलमेंट सर्विस, मैक्स लिमिट रीच, कोर्स लिमिट एनरोलमेंट रीच। ओके, एपीआई मैसेज मैक्स लिमिट रीच। ओके, तो इसने क्या किया कि मतलब इफ एल्स के बेसिस पे हमारी कंडीशंस वेरीफाई हुई कि पहला केस चेक किया कि कोर्स की जो आईडी वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड नहीं है तो रिटर्न क्या आएगा? नल। अगर नल रिटर्न करता है तो सीधा नॉट फाउंड की एग्जेप्शन। अगर नल नहीं रिटर्न आ रहा है मीन्स एल्स केस में आ रहा है, तो मैं एक और कंडीशन चेक करता हूँ यहाँ पर कि क्या लिमिट जो मतलब करंट एनरोलमेंट और मैक्स एनरोलमेंट की लिमिट इक्वल है, मीन्स रीच कर गई। अगर इफ इट इज रीच्ड देन थ्रो द मैक्स लिमिट एक्सेप्शन। एल्स केस के अंदर मीन्स ये दोनों अगर एक्सेप्शन थ्रो नहीं होती, सो इन दैट केस अभी हमें स्टूडेंट को वेरीफाई करना है। ओके, स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट का डाउ चाहिए मुझे यहाँ पर, स्टूडेंट डाउ, ओके, student dot find by id and dto dot get id। okay, if student is null then again it suggested the best way कि अगर student मुझे null मिलता है तो I will throw an exception called not found exception resource कि इस id से student मेरे पास available नहीं है। now moving to the next point कि अब सारे वैलिडेशन मेरे हो गए कि अगर इसमें से कोई भी वैलिडेशन फेल हो रहा है तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। ओके, सो इफ ऑल द वैलिडेशन गोज वेल कि मतलब सारे टेस्ट केस पास हो गए, तो अब आता है डीबी राइट का टाइम कि अब मुझे डेटा इंसर्ट करना है अपने डीबी में। ओके, ओके, तो डीबी राइट में सबसे पहले क्या करना है, तो मतलब अगेन एक सूडो कोड की तरह लिख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे मतलब यहाँ पे दो एक्टिविटी करनी है। पहली एक्टिविटी मुझे ये करनी है कि जो कोर्स है, कोर्स के अंदर जो करंट एनरोलमेंट है, एनरोलमेंट का जो काउंट है उसे इंक्रीमेंट करना है। ओके, और उस रिकॉर्ड को
अपडेट करना है, देन रिकॉर्ड विल बी अपडेट। ओके, सेकंड क्या करना है कि जो प्रॉपर एनरोलमेंट का टेबल है उसमें इंसर्ट करना है न्यू रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट एंड दी कोर्स आईडी। तो ये दो डीबी के ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने। सो लेट्स डू मैन्युअली फॉर नाउ, फिर हम ट्रांजैक्शन को रोल में लाते हैं। मेरे पास कोर्स तो आ गया है, तो मैं सीधा सीधा कोर्स को गेट अपडेट कर देता हूँ। कोर्स डॉट सेट क्या करना है, करंट एनरोलमेंट का काउंट मुझे इंक्रीज करना है, डॉट +1 सिंपल। एंड देन आफ्टर क्या करेंगे, इस कोर्स को अपडेट कर देना है मुझे, कोर्स डॉट डॉट सेव कोर्स। तो ये कोर्स मेरा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। नाउ ऑप्शन 2, अब मुझे एनरोलमेंट का एंटिटी में एंटिटी, जैसे मेरे पास डीटीओ में तो सिर्फ 2 आईडी है, तो मुझे एनरोलमेंट का एंटिटी बनाना पड़ेगा। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे कि एनरोलमेंट, ओके, एनरोलमेंट डॉट सेट सिर्फ कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी, बाकी ये दोनों तो प्री परसिस्ट इंसर्शन के टाइम पे जनरेट हो जाते हैं। तो कोर्स की आईडी डीटीओ डॉट गेट कोर्स आईडी। ओके, सॉरी, यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स पास करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज वी यूज द रेफरेंस। सो यहाँ पे कोर्स का ऑब्जेक्ट है, तो कोर्स एंड एनरोलमेंट डॉट सेट स्टूडेंट, स्टूडेंट पास कर दिया। ओके, नाउ सिंपली गो टू कोर्स एनरोलमेंट डॉट save and enrollment, insert new enrollment record। एनरोलमेंट मेरा जो था वो हो गया, मीन्स नया रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। मुझे रिटर्न करना है रिस्पॉन्स को। ओके, तो रिस्पॉन्स मॉडल डॉट, ओके, क्रिएटेड, क्या नाम लिखा था हमने, ओके, क्रिएटेड। मुझे एपीआई मैसेज के अंदर एक सक्सेस का मैसेज बनाना होगा। एनरोलमेंट सक्सेस, न्यू एनरोलमेंट सक्सेस। ओके, ओके, एनरोलमेंट सक्सेस। अब रिटर्न में डेटा भेजना है, तो मुझे अब इसका रिस्पॉन्स भी प्रिपेयर करना है। ओके, रिस्पॉन्स प्रिपेयर करते हैं हम कि अभी नॉर्मली अगर मुझे रिस्पॉन्स देना है तो मुझे या तो मैं डायरेक्ट एनरोलमेंट दे सकता हूँ पूरा। ओके, बट वी चूज के लाइक हम कभी पूरी एंटिटी कभी रिटर्न नहीं करेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे, तो वी कन्वर्ट दैट एंटिटी टू द डीटीओ एंड देन आफ्टर उसे हम रिटर्न करेंगे। बट फॉर इन दिस केस हमारे पास डीटीओ में कितनी है आईडीज है, सिर्फ 2। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है कि मैं क्या करूँ यहाँ पे, प्राइवेट स्ट्रिंग एनरोलमेंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग एनरोलमेंट डेट। ओके, तो इस तरह से 2 फील्ड्स क्रिएट करूंगा, इनके ऊपर कोई वैलिडेशन नहीं होगा, तो फिर मतलब वो वैलिडेशन के अंदर सिनारियो का टेस्ट केस भी पास हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम नॉर्मली बिल्डर से काम करते थे इस तरह से मैं डीटीओ भी बना देता हूँ। ओके, सो दिस विल बी द वन केस वी कैन डू। सो लेट्स कंप्लीट दिस। पब्लिक स्टैटिक रिटर्न करेंगे हम एनरोलमेंट का डीटीओ फ्रॉम एनरोलमेंट, और चलो इस बार इस तरह से इस साइड। ओके, आईडी हो गई, तो एनरोलमेंट डीटीओ डॉट सेट एनरोलमेंट आईडी। तो एनरोलमेंट में से आईडी पिक कर लूंगा मैं, डीटीओ डॉट सेट डेट, परफेक्ट। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एनरोलमेंट के डीटीओ को। सो मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ इस तरह के कन्वर्टर्स के मेथड्स वगैरह पे, बिकॉज इसको हमने काफी अच्छे से पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था। सो एनरोलमेंट डीटीओ डॉट फ्रॉम एंटिटी, ओके, डन। बस इस मेथड को अब मुझे कंट्रोलर पे कॉल करने का रह गया। Come to this point,
रिटर्न करता हूँ मैं एनरोलमेंट से, इंसर्ट एनरोलमेंट एंड लेट्स जस्ट रीस्टार्ट दी सर्वर. So it is started. Let's jump to the postman. Insert enrollment. 6 बाहर आ गया है. Okay, request type is post. Localhost. हमारा पोर्ट है, हम पोर्ट भूल गया अपना. It is 9090 slash API slash course enrollment slash insert. Okay, let's come to the request body. और रिक्वेस्ट बॉडी में हमारे को सिर्फ 2 ही चीजें पास करनी है. That will be course ID and student ID. Instead of text it will be JSON students. अभी मुझे स्टूडेंट्स की आईडी चाहिए तो गेट ऑल स्टूडेंट कॉल कर लेता हूँ मैं, कोई भी एक रैंडम स्टूडेंट पिक कर लेता हूँ. So let's okay, and for the course also it will do same. चलो कि C++ का कोर्स एनरोल कर रहा है. हाँ, बट इन दिस केस देयर इज वन इशू कि लाइक स्टार्टिंग में जब हमने कोर्स को बनाया था तो उस टाइम पे वहां पे कोई मैक्स या तो करंट काउंट नहीं था, इसलिए यहाँ पे मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहा है. तो वी कैन मॉडिफाई दैट क्वेरी, बट एक बार ट्रांजैक्शन को देख लेते, फिर उसके बाद उस चीज को मॉडिफाई कर देंगे. ओके, तो मेरी कोर्स की आईडी ये है और स्टूडेंट की आईडी है. आई एम सो लेट्स हिट द एपीआई. कोर्स एनरोलमेंट लिमिट रीच, एक एक्सेप्शन थ्रो हुई कोर्स एनरोलमेंट लिमिट रीच की. अब डिबग करते हैं कि ये क्यों रीच हुई. तो इसने क्या किया, पहले यहाँ पे आएगा नल नहीं मिला तो एल्स केस में आएगा, और करंट एनरोलमेंट का मैक्स का काउंट और अभी का काउंट दोनों उसने मैच किया होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसे क्या मिला होगा कि दोनों इक्वल है, बिकॉज पहले हमने कोई लिमिट सेट नहीं करी थी. तो क्या हुआ होगा कि बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू ली होगी उसने, 0. तो एक बार माइस्क्यूएल पे जाते हैं, चेक कर लेते हैं माइस्क्यूएल पे जाके हम. हाँ ओके, कोर्सेस ही है. ओके, तो कोर्सेस में हमने C++ लिया था. तो करंट एनरोलमेंट एंड मैक्स एनरोलमेंट जो कॉलम्स है अभी वो हमने अभी ऐड करी है. तो जो कोर्स पहले से ऑलरेडी यहाँ पर थे एप्लीकेशन में, तो उनके लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट हो गई, 0. के करंट लिमिट 0 है और मैक्स की लिमिट भी 0 है. दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग मैक्स लिमिट रीच. तो मैं कर देता हूँ मैक्स की लिमिट, अभी मैन्युअली चेंज कर रहा हूँ. वी कैन यूज अपडेट क्वेरी ऑल्सो. तो मैक्स लिमिट मेरी हो गई है 10 और करंट एनरोलमेंट इज 0. तो मुझे अब वो वाली एक्सेप्शन नहीं आनी चाहिए. ओके, परफेक्ट. डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो गया है. हाँ, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि आईडी और कोर्स की आईडी नहीं मिल रही है, सो दिस इज द सेपरेट इश्यू. एक माइनर सा एक इश्यू है, विल डिस्कस दिस, डोंट वरी. इसे फिक्स करते हैं. बट जो देख रहे थे हम कि हमारी एपीआई सक्सेस हो गई है, तो एक बार एनरोलमेंट के टेबल पे जाके देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट यहाँ पे इंसर्ट हुआ है. हाँ, हो गया है कि कोर्स की आईडी ये. ओके, दूसरी चीज जो हमें चेक करनी थी कि यहाँ पे जो C++ का करंट का एम्प्लॉयमेंट एनरोलमेंट काउंट था वो 0 था. सो इट शुड बी अपडेटेड टू 1. परफेक्ट. तो ये अपडेट होके क्या हो गया है, 1 सेट हो गया. ओके, क्लियर. सो नाउ लेट्स जंप टू द पोस्टमैन. अब ट्रांजैक्शन के टॉपिक को एक बार समझते हैं कि अभी तो चलो सब कुछ दोनों डेटाबेस में परफेक्टली ऑपरेशन हो गया, मींस डेटा इंसर्ट हो गया है, तो कोई इश्यू नहीं है. बट इन केस लेट्स कम हियर, एक ऑपरेशन के बाद हम मैन्युअली एक एक्सेप्शन रेज करते हैं. ओके, मैन्युअली मींस मैं चाहता हूं कि एक्सेप्शन आए. इंट a इज इक्वल्स टू 10 ऑफ 0 डिवाइड बाय 10.
ये शॉर्टकट तरीका है अभी तो एक्सेप्शन रेस करने का। तो मैं चाहता हूँ कि रन टाइम एक्सेप्शन आएगी पहला जो कोर्स का जो हमारा रिकॉर्ड है वो अपडेट होने के बाद। मींस एक डेटाबेस पे एक ऑपरेशन हो जाएगा, दूसरे ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा उससे पहले एक एक्सेप्शन थ्रो होगी। Let's come to the postman. Again, I will enroll for the another student. सेम कोर्स दूसरे स्टूडेंट को एनरोल कराते हैं। ओके ओके, मैंने अल्टरनेट कंडीशन लिखी थी, दैट्स व्हाई इट्स गॉन सक्सेस। सॉरी। जंप टू पोस्टमैन, लेट्स पिक another student. Now unexpected error occurred, please try again। मतलब एक्सेप्शन आई है मेरे केस में। ओके एक्सेप्शन का लॉग भी गिरा है, एक्सेप्शन सही से भी हो गई है। बट अभी जो देखना है कि 2 DB ऑपरेशन थे तो उसमें से एक तो सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया होगा, दूसरा परफॉर्म होने से पहले मुझे एक्सेप्शन आई है। ओके तो डेटाबेस पे क्या स्टेटस है इसका? ओके तो अभी करंट काउंट तो 1 था, बट टोटल हमने इससे पहले भी एक रजिस्ट्रेशन किया था, तो काउंट शुड बी 3 बिकॉज 3 बार हमने एपीआई हिट करी है। तो काउंट क्या है मेरा 3। अब एनरोलमेंट में जाके रिकॉर्ड्स देखता हूँ कि अगर वहां पे 3 एनरोलमेंट है तो 3 रिकॉर्ड्स मुझे दिखने चाहिए। बट मुझे मिल कितने रहे? 2, बिकॉज 2 ही सक्सेस हो पाए थे। मीन्स दो एपीआई, इसके पहले वाली जो 2 एपीआई थी वही वैसी एपीआई थी जिन्होंने दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। अभी इस थर्ड वाले में क्या हुआ कि रिकॉर्ड अपडेट तो हुआ किसके अंदर, कोर्स वाले के अंदर, के डेटा में 2 था करंट एनरोलमेंट को, उसको 3 किया, डेटाबेस में अपडेट किया। देन आफ्टर इट कम्स टू द दिस लाइन और यहाँ पे मेरी एक्सेप्शन थ्रो हुई। ओके कि 0 से डिवाइड नहीं होने वाली, एक्सेप्शन थ्रो हुई, तो उस केस में ये नीचे वाले कोड की लाइन पे आया ही नहीं, डायरेक्ट एक्सेप्शन थ्रो हुई और कोड से बाहर आ गया। तो ये वाला इंसर्शन का जो था हमारा वो रह गया। तो दिस माइट बी पॉसिबल इन अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज राइट, कि क्या ये हाफ अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जैसे ऐसे हुआ कि यहाँ इस अकाउंट से डेबिट हुए, यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुए, बट इसका अकाउंट ऑलरेडी डेबिटेड ही रहे हमेशा। तो क्या आप ऐसा ही चाहते हो कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाए, सामने वाले रिसीवर एंड पे ना पहुंचे? तो भले कट गए चलेगा, कि आपको वापस चाहिए, वापस ही चाहिए डेफिनेटली। सो मैं भी वैसा ही चाहता हूँ कि अगर एक मेथड में एक से ज्यादा डेटाबेस के ऑपरेशन है तो इट शुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। कि अगर ये 2 ऑपरेशन में से कोई भी फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाना चाहिए। सो इन दैट केस लेट्स से कि ये सक्सेस हुआ, जैसे अभी हो रहा है कि ये सक्सेस हुआ, यहाँ पे एक्सेप्शन आई, तो ये वाला जो सक्सेस हुआ था ना, तो वो भी रोल बैक हो जाना चाहिए। कि जहां पे उसने काउंट को 3 कर दिया था वो रोल बैक होके क्या हो जाना चाहिए, जो पिछली वैल्यूज थी हमारी, मतलब पास्ट वैल्यू थी, वो हो जानी चाहिए विच वॉज 2। क्लियर? सो उसी के लिए हम जो एक एनोटेशन यूज करते हैं उस एनोटेशन का नाम है एनोटेड ट्रांजैक्शन। ओके कि जब मैं लिखता हूं एनोटेट ट्रांजैक्शन तो अब ये मेथड ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाती है, मींस एटोमेटिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है। कि अब ये इसी तरह परफॉर्म होगा कि जितने डीबी ऑपरेशंस है ओके इंसर्ट के या अपडेट के, तो या तो सबके सब परफॉर्म होंगे सक्सेसफुली या तो कोई भी नहीं होगा। क्लियर? ओके तो अब इसे कन्फिगर करते ट्रांजैक्शन को पैरेंथेसिस में लिखता हूं मैं रोल बैक ऑन, कि कब रोल बैक होना है? कि जब भी कोई एक्सेप्शन आवे, मींस लाइक आई रॉट एक्सेप्शन क्लास, मींस सारी की सारी जितनी पॉसिबल एक्सेप्शन है सारी कवर हो गई। कि नीचे वाली मेथड में अगर कोई भी टाइप की एक्सेप्शन आती है दिस ट्रांजैक्शन शुड डायरेक्टली गेट रोल बैक। ओके सो लेट्स रीस्टार्ट द सर्वर एंड वेरीफाई। अगर हम चाहते हैं तो हमारे माइस्क्यूएल के डेटा को थोड़ा सा ठीक कर लेते कि 3 से हटा के 2, सो दिस डेटा विल बी परफेक्ट, मतलब सही डेटा हो हमारे पास। जम्प टू द पोस्टमैन, सेम विल ट्राई, सेम एरर आई। अब अगर हम यहाँ के लॉग्स देखेंगे तो इसने स्टार्ट किया, वो सब परफेक्ट है, एक्सेप्शन भी हमारी कैच हुई। बट हमें जाना कहाँ है? माइस्क्यूएल में। माइस्क्यूएल में जाके मैं क्या चेक करूंगा? कोर्सेज पे। कि यहाँ पे अब मैं कोर्सेज को देख रहा हूँ तो करंट
जो एनरोलमेंट का काउंट है अभी भी क्या है, 2 ही है। ओके, वो 3 हुआ है ना, नहीं हुआ है। बिकॉज क्या हुआ होगा, जैसे ही एक्सेप्शन रेज हुई मेरी, तो जो ट्रांजैक्शन मैनेज किया है उसने एक्सेप्शन को कैच करी और उसने क्या कर दिया, रोल बैक कर दिया। सो फॉर मोर क्लैरिटी, लाइक लेट्स से के मैं सिंपली यहाँ पे एक एस आउट लिखता हूँ, एंड टू आइडेंटिफाई आई एम जस्ट एडिंग दी डेलिमिटर्स, और यहाँ पे हम कोर्स को डिस्प्ले करा देते हैं, हमारे कोर्स डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं। तो मीन्स आपको मेक श्योर कर सकूं मैं कंसोल के थ्रू कि हाँ कोर्स सक्सेसफुली अपडेट तो हो रहा है, बट जैसे ही एग्जेप्शन आ रही है उस वजह से वो रोल बैक होके अपने बैक स्टेज में चला जाता है जैसा पहले था। देन आफ्टर विल लुक इनटू मोर डिटेल्स कि ये कैसे वर्क करता है, सही में डेटाबेस पे राइट करता है ट्रांजैक्शन पहले कि नहीं करता है। ओके, एक्सेप्शन रेस हुई, तो एक्सेप्शन तो यहाँ पे आएगी, उससे पहले का ऐसा आउट स्टेटमेंट आ गया मेरे पास। ओह, डिड आई मिस्ड, इंस्ट्रक्टर की आईडी, मैक्स एनरोलमेंट, देखो करंट एनरोलमेंट का काउंट क्या दिखा रहा है, 3, एक्सेप्शन आने से पहले। बट अगर माई एसक्यूएल में जाके मैं देखूंगा तो करंट जो एनरोलमेंट का काउंट है वो 2 ही होगा, बिकॉज इसने 3 सेट तो किया, बट जैसे ही एक्सेप्शन आई उसे उसने क्या कर दिया, रिवर्ट कर दिया। क्लियर? तो चलो एक चीज चेक करते हैं कि जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन यूज करता हूं तो क्या उस केस में ट्रांजैक्शन जब तक सब सक्सेस होते हैं तब तक क्या डेटाबेस पे राइट करता है या नहीं करता है। ओके, एंड नॉर्मली इंटरव्यूज के टाइम पे भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जब भी ट्रांजैक्शन की बात आती है कि हाउ ट्रांजैक्शन वर्क्स व्हेन वी हैव मोर देन वन इंसर्शन और अपडेट, सो इट डायरेक्टली राइट ऑन अ डीबी और नॉट। ओके, सो जब भी हम ट्रांजैक्शन यूज करते हैं तो कीप दिस पॉइंट इन द माइंड कि ट्रांजैक्शन यूज करने के टाइम पे जो भी डेटाबेस के हमारे ऑपरेशन होते हैं, मींस इंसर्ट के, अपडेट के, वो कभी ओरिजिनल डीबी पे परमानेंटली राइट नहीं होते। जैसे हमारा ये वाला सिनारियो है कि यहाँ पे तो एक्सेप्शन नहीं आई है, तो ये जो सेव है कभी डेटाबेस पे जाके ऑफिशियली राइट नहीं होता है पहले। कब तक, तब तक वो जब तक सारे के सारे डीबी ऑपरेशंस खत्म नहीं हो जाते और जेपीए मेक श्योर नहीं कर लेता है कि कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं आई है, तब तक वो कोई भी चीज डेटाबेस पे जाके राइट नहीं करता है। तब तक वो सारी चीजें कहाँ रहती है, इन मेमोरी होती है। ओके, सो वी कैन से कि जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे फर्स्ट का होता है इन मेमोरी स्टोर होता है। ओके, देन आफ्टर जब सारे की सारी क्वेरीज मींस डेटाबेस पे जो ऑपरेशन है या तो फिर जो भी बिजनेस लॉजिक है कि नो एक्सेप्शंस, कि कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में जाके ये वो परमानेंटली राइट करता है। ओके, देन ओनली। क्लियर? कि ये वाली लाइन जो हम यहाँ पे सेव मेथड दे रहे हैं अभी वो डेटाबेस पे जाके सेव नहीं हो रही है, मींस इट कीप्स इन द इन मेमोरी कि हाँ ठीक है चलो ये सक्सेस हुआ है, इसको मेमोरी में रखो, मुझे डीबी पे राइट करना है। गो टू द नेक्स्ट लाइन, इफ नो एक्सेप्शंस कम्स इनटू द पिक्चर देन आफ्टर वो मेमोरी से लेके डीबी पे राइट कर देता है। सो अगेन लेट्स मेक इट श्योर, अगेन एक बार ट्राई करते हैं अपन। तो मैं एक ट्राई कैच लिखता हूँ यहाँ पे कि थ्रेड डॉट स्लीप, और स्लीप कर देते हैं अराउंड, कितने हुआ, इट्स अराउंड 1 मिनट नियर बाय थ्रेड डॉट स्लीप। कैच कर लेते हैं, रिस्टार्ट करता हूँ। मैंने थ्रेड डॉट स्लीप इसके लिए लिखा है कि इस लाइन के बाद आके मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो पॉज हो जाए फॉर दिस नंबर्स ऑफ मिली सेकेंड्स, एंड देन आफ्टर वो कंटिन्यू करे। तो हम क्या करें, मीन वाइल हम हमारे डेटाबेस पे जाके चेक करते, मीन्स वेरीफाई करते कि जो जेपीए कह रहा है क्या सही में सच कह रहा है कि बस ऐसे ही कह रहा है कि मैं इन मेमोरी में रखता हूँ। ओके, सो लेट्स गो टू द पोस्टमैन, क्विकली हिट द एपीआई। ओके, नाउ गो टू द माई एसक्यूएल। जैसे आप देख रहे हो कि एपीआई अभी तक बीच मीन्स प्रोसेस में ही है, यहाँ पे अभी भी 2 ही है। नाउ गो टू द इंटेलिजे, इंटेलिजे पे आप जाके चेक कर सकते हो कि थ्रेड डॉट स्लीप पे ही अभी तक हमारी एपीआई स्टक्ड है। इसने कंसोल पे तो प्रिंट कर दिया है कि करंट एम्प्लॉयमेंट काउंट क्या है, 3, बट डेटाबेस पे जाके देख रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है मुझे, अभी भी 2 ही दिखा रहा है। सो दिस प्रूव्स दैट कि जब भी हम कोई चीज ट्रांजैक्शन में रखते हैं तो जब तक पूरी मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती विदाउट एनी एक्सेप्शन तब तक डेटाबेस पे जाके कुछ भी राइट नहीं होता। सो दिस सेव इज राइट नाउ इन अ मेमोरी, जब ये सक्सेस हो जाएगा तब जाके ही वो डेटाबेस पे जाके राइट करेगा। क्लियर?
Okay, so let's clean the code, stop the server. ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ट्रांजैक्शन के बारे में कि ट्रांजैक्शन कब यूज करना है, कैसे यूज करना है और ट्रांजैक्शन करता क्या है। ओके, और ट्रांजैक्शन इन मेमोरी में स्टोर रखता है पहले, जब तक सब कुछ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक, देन आफ्टर इट पुश टू द रियल डेटाबेस। ओके, क्लियर। सो नाउ लेट्स कम टू दी अवर प्रॉब्लम कि जो पोस्टमैन में हमें जो इश्यू आ रहा था। ओके, इसे कैंसिल कर देते हैं। मैं एक और स्टूडेंट पिक कर लेता हूँ, जैसे स्टूडेंट, अच्छा इसके लिए तो रजिस्टर हुआ ही नहीं ना, एक्सेप्शन नहीं आ रही थी। मेरा सर्वर, ओ सॉरी सर्वर बंदा, रीस्टार्ट कर लेते हैं कि हमें जो नल का इश्यू आ रहा था। ओके, सो नाउ जैसे यहाँ पे तो सब कुछ परफेक्ट है, देखने में कोई इश्यू नहीं है कि मीन्स कोर्स सेव हो गया मेरा, नया जो रिकॉर्ड है वो भी सेव हो गया, तो मुझे प्री प्रोसेस में मिल गया होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसको जब एंटिटी में कन्वर्ट किया तो उस केस में मुझे क्या देखने मिल रहा है, नल देखने मिल रहा है, किस में, स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी में। तो दिस इज लाइक अ स्मॉल लॉजिकल मिस्टेक भी कह सकते हो आप इसे। तो कैसे फिक्स करें, तो अगर मैं अपडेटेड रिकॉर्ड लेता हूँ कि जब सेव हो जाए एंटिटी डेटाबेस में, तो हमारी सेव मेथड रिटर्न करती है ना उस एंटिटी को, तो बस मैं वो कैच करता हूँ रिटर्न में कि वो जो सेव हो गया है वो ऑब्जेक्ट मुझे मिले, सर्वर रिस्टार्ट करते और उसी ऑब्जेक्ट को मैं डीटीओ में कन्वर्ट करता हूँ। नाउ लेट्स गो टू द पोस्टमैन, पिक द न्यू स्टूडेंट। रिकॉर्ड सेव हो गया, बट अब भी वो सॉर्ट नहीं हुआ। क्या हो रहा है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी अभी भी मुझे क्या मिल रही है, नल ही मिल रही है। सो ऐसा तो कोई इश्यू था ही नहीं कि वो रिटर्न नहीं आ रहा है वैल्यूज, मीन्स यहाँ जो सेव के बाद मैंने रिटर्न में हैंडल नहीं किया था, इसलिए वो आईडीज सेट नहीं हो पा रही थी। सो दिस इश्यू इज कॉमन इन सम केसेस। तो जैसे मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि किस किस केस पे और इस इश्यू को कहते गए। सो इन आवर केस यहाँ पे नल आने का रीजन है कि यहाँ पे जब हम कन्वर्ट कर रहे, तो मैं कुछ और सोच रहा था, बट दिस वाज लाइक माय लॉजिकल मिस्टेक, सेट स्टूडेंट आईडी की जगह पे दोनों जगह सेम ही था। बट ओके, विल डिस्कस के दूसरी जो इश्यू की मैं बात कर रहा था वो क्या है। डॉट गेट स्टूडेंट आईडी सिंपली, और एनरोलमेंट के बाद गेट कोर्स आईडी डॉट सेट कोर्स आईडी। परफेक्ट, सो इट विल वर्क फाइन नाउ। ओके, आई वाज इन थॉट कि जब भी हम इस तरह से कोई जॉइंस करते हैं और वहां पे कोई मैपिंग जैसे हमने वो अभी देखी नहीं है, बट जब बाई डायरेक्शनल मैपिंग वगैरह जब हम करते हैं तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं फैच लेजी के, मीन्स जब भी मैं क्वेरी करूं डेटाबेस पे सिलेक्ट की, तो ये वाला जो रेफरेंस है उसका पूरा टेबल आपको फैच करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल राइट नाउ कि जब हम साइक्लिक डिपेंडेंट बाई डायरेक्शनल डिपेंडेंसीज को देखेंगे उस टाइम पे बात करते हैं। बट फैच लेजी का मतलब ये होता है कि जब भी मैं कोई सिलेक्ट क्वेरी करता हूँ इस कोर्स के ऊपर, तो उस कोर्स पे क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर की भी आई जो टेबल है वो पूरा का पूरा फैच होके आ जाता है। ओके, तो उस टाइम पे ऐसा है कि जब भी हम डेटाबेस में राइट करने जाते हैं, तो इस तरह की कोई डिपेंडेंसी है तो जेपीए क्या करता है कि जो डेटाबेस में वैल्यू परसिस्ट करता है, वो जिस हिसाब से डीटीओ में उसने सेट करी है, बट वो नल आने के चांसेस किसके लिए है, जो वैल्यू प्री परसिस्ट के अंदर पड़ी हुई है। ओके, इनके आने नल आने के चांसेस है कि कोर्स आईडी और क्रिएटेड ऑन के नल आने के चांसेस है कि उस केस में क्या होगा कि सारी वैल्यू सेट हो गई एंटिटी के अंदर, सेव होने के लिए चली गई, और ये दोनों कब जनरेट होते हैं, प्री प्रोसेस में। सो इन केस अगर प्री प्रोसेस जनरेट में थोड़ा सा डिले होगा, तो जेपीए क्या करता है कि हाँ ठीक है, जेपीए आगे क्वेरी को डेटाबेस के पास भेज देगा कि यू कैन राइट दिस टू द डेटाबेस, और वो जब लिखेगा तो अपने ही कॉन्टेक्स्ट में, मीन्स उसके कॉन्टेक्स्ट में जो हमने सेट किया था, यहाँ पर हमने क्या सेट किया, सिर्फ कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी ही सेट किया था हमारे कॉन्टेक्स्ट में से, तो जेपीएम वहीं से रिटर्न भेज देता है रिस्पॉन्स को कि ठीक है आपका डेटा सेव हो गया, ये लो आपका एंटिटी। तो उस केस में वो प्री प्रोसेस की वैल्यूज को जो सेट करना है वो मिस कर देता है। सो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि सेव की जगह पे वी यूज सेव एंड फ्लश। ओके, सेव एंड फ्लश यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है सेव एंड फ्लश में
कि डेटाबेस सेव हो जाता है, देन इमीडिएटली उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट है वो फ्लश होता है, सो वी गेट द फ्रेश डेटा, लाइक जो डेटाबेस पे जाके सेव हुआ है वही का वही डेटा मुझे मिले, ना कि कॉन्टेक्स्ट का डेटा। ओके, काइंड ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इन अ वे कि लाइक मैं कैशिंग की बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई जैसे हमने कैशिंग इंप्लीमेंट करी, तो कैशिंग के थ्रू मुझे डेटा ना आवे, ऑलवेज क्या करे, डेटाबेस को क्वेरी हिट होवे तो क्वेरी हिट करे और डेटाबेस से डेटा फैच करे, वही मुझे दे, कैशिंग के थ्रू मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सेव एंड फ्लश विल वर्क लाइक वे के, गॉट इट, के इसी तरह से करेंगे सेव एंड फ्लश, के सेव किया, कॉन्टेक्स्ट रिटर्न मत करो मुझे, उसकी जगह क्या करो कि ओरिजिनली जो आपने डीबी पे सेव किया वही मुझे भेजो, तो वो फ्लश कर देगा अपने कॉन्टेक्स्ट को और फ्रेश डेटा आपको डीबी से देगा। ओके, सो दिस कैन ओनली हैपन विद द references, and where is the some kind of key called fetch lazy उस केस में। ओके, एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं, सो आई कैन नॉट, मुझे तो कहना है कि सुकून नहीं मिलेगा इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, तो ठीक है चलो कर ही लेते हैं उसे इम्प्लीमेंट। मैं सिंपली एक गेट ऑल की एपीआई बनाता हूँ, अभी कोई मैं डीटीओ वगैरह नहीं बना रहा, बस मुझे वो डेमोस्ट्रेट करना है, देन आफ्टर विल गो अहेड गेट मैपिंग एंड सीधा मैं लिखता हूँ गेट डैश ऑल गेट ऑल एनरोलमेंट और रिक्वेस्ट पैराम पेज नंबर पेज साइज, मेथड बना लेते हैं, रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स मॉडल, ओह गेट और एनरोलमेंट हो जाएगा इंटीजर पेज नंबर एंड पेज साइज। ओके, और यहाँ पे मुझे पेजेबल बनाना होगा, परफेक्ट, जिसने इसने मुझे बना के दे दिया पेज साइज के अकॉर्डिंग। ओके, मैं फाइंड ऑल करूंगा, डन, रिटर्न डॉट सक्सेस, और सक्सेस के अंदर हम भेज देंगे हमारा मीन्स अभी एपीआई डॉट एनरोलमेंट सक्सेस, और सिर्फ यही डिटेल्स मैं सारी पास कर देता हूँ। गेट ऑल एनरोलमेंट सक्सेस। ओके, अब फाइंड ऑल के पास तो मेरी ऐसी कोई मेथड है नहीं, तो सेकंड वे है, मैं अपने स्पेसिफिक अपने डाउ के पास जाऊंगा, कौन सा, एनरोलमेंट डाउ, हाँ सॉरी मैं डीटीओ के पास आई, माय डाउ। ओके, कोर्स एनरोलमेंट डाउ, यहाँ पे आके पब्लिक रिटर्न करना है मुझे पेज एनरोलमेंट। ओके, फाइंड ऑल, कोर्स की आईडी नहीं, मुझे बस सीधा जब मैं पेजेबल भेजूँ उसके अकॉर्डिंग फाइंड ऑल करो, और पेजिनेशन में मुझे रिटर्न कर दो। ओके, सिंपली कम टू रिटर्न एनरोलमेंट डॉट फाइंड ऑल, क्योंकि जेपीए के जैसे हम जानते हैं कि जेपीए के पास फाइंड ऑल की जो मेथड है वो पेजेबल के साथ भी है, विदाउट पेजेबल भी है, मीन्स मेथड ओवरलोडिंग के फॉर्म में आप कह सकते हैं कि जैसे तीन मेथड्स हैं यहाँ पर, तो मैं पेजेबल वाली यूज कर रहा हूँ। डन, कम टू द एनरोलमेंट सर्विस, फाइंड ऑल इज डन। ओके, गेट ऑल एनरोलमेंट मैं कंट्रोलर पे कॉल कर देता हूँ और एपीआई को हिट करते हैं, मैं मांगता हूँ भेजना है मुझे पेज नंबर एंड पेज साइज, क्या ऑर्डर सही है, पेज नंबर पेज साइज, परफेक्ट, रीस्टार्ट दी सर्वर, कम टू द पोस्टमैन, और यहाँ पे मैं एक डुप्लीकेट ऐड करता हूँ, दिस विल बी ऑफ टाइप गेट, बॉडी कुछ नहीं होगी, पैराम्स में आऊंगा मैं, पास करूंगा पेज नंबर 1
और पेज साइज विल बी 10। सेव करते हैं, इंसर्ट की जगह पे हम गेट ऑल, हिट दी। ओके, मुझे डेटा में क्या मिला अभी तो पेज, ठीक है मैंने पूरा पेज रिटर्न किया, सॉरी माय बैड। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट मैं सिर्फ अभी कंटेंट रिटर्न करता हूँ यहाँ पे, गेट कंटेंट एंड रिटर्न इन। रिस्टार्ट करता हूँ सर्वर को, पोस्टमैन गेट ऑल। मुझे कोई डेटा मिल नहीं रहा है अभी, मैं फैच कर रहा हूँ इसे गेट एनरोलमेंट डाउ से। जब मैं गेट ऑल करने जा रहा हूँ उस केस में मुझे कोई डीबी में डेटा नहीं है। तो मैं एक बार माइस्क्ल वेरीफाई करता हूँ, हमने डेटा तो इंसर्ट करा था। ओके, हाँ तो हमने क्या मिस्टेक करी हो सकती है कि मैंने पेज साइज को प्रॉपरली शायद मेंटेन नहीं किया है। हाँ दैट्स द पॉइंट। ओके, वी यूज ऑलवेज पेज नंबर -1 बिकॉज द फर्स्ट इंडेक्स विल बी 0। ओके, क्लाइंट से हम 1 लेते हैं और -1 करते हैं, मीन्स वी मेक द इंडेक्स एज 0। Postman, unexpected error occurred and please try again। क्या एरर आई यहाँ पर? हमें तो कोई एरर लॉग नहीं हुई। डॉट सक्सेस फाइंड ऑल। क्यों थोड़ा सा डिबग करते हैं कि क्या एरर आई हो सकती है। सिंपली डेटा तो मुझे 100% यहाँ पे मिल रहा होगा और वहां पे कंसोल पे मुझे अनएक्सपेक्टेड एरर आ रही है। सो व्हाट वी कैन डू, ग्लोबल एक्सेप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे जो एरर आ रही है उस एरर को हम यहाँ पे डेटा में भेज देता हूँ। भेजना तो नहीं चाहता हूँ, बस सिर्फ इस रिक्वेस्ट के लिए एक बार ट्राई कर रहे हैं। सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। पोस्टमैन, ओके, टाइप डेफिनेशन एरर, हाँ हाँ, ओके गॉट इट। मीन्स हमारी क्वेरी वगैरह सब कुछ सही है, uh, कोई इश्यू नहीं है उसमें। एक्सेप्शन कहाँ पे है बताता हूँ, बस जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे वही एक्सेप्शन है कि एनरोलमेंट। ओके, तो जब भी हम किसी की मैपिंग करते हैं, मैनी टू वन या वन टू मैनी, किसी की भी मैपिंग करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जब भी यहाँ पे नॉर्मल मैपिंग करते हैं तो जब जेपीए क्वेरी करता है तो इसकी जो एंटिटी रिटर्न लाएगा, मीन्स फाइंड ऑल में लाएगा, तो क्या करेगा, ये 2 रिकॉर्ड लाएगा और स्टूडेंट का पूरा ऑब्जेक्ट पिक करके लाएगा। तो अभी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो जितनी फील्ड है वो सारी लेके आ रहा है, वो कोर्सेज के पास जाएगा, कोर्सेज की सारी फील्ड्स लेके आ रहा है। अभी कोर्सेज के अंदर कोई और डिपेंडेंसी है, हाँ इंस्ट्रक्टर की डिपेंडेंसी है, तो वो भी लेके आ रहा है। ओके, तो सब कुछ लेके आएगा। ओके, कोर्सेज में फैच लेजी लिखा हुआ है तो ये फैच नहीं करेगा, बट इन शॉर्ट कि जितनी डिपेंडेंसीज है, मतलब वहां पे जितने रेफरेंसेस है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अंदर लेके आ रहा है। तो जो हमारा सीरियलाइजर है, मीन्स नॉर्मली जो जावा यूज करता है फ्रॉम रिस्पॉन्स को बाहर जैक्सन मीन्स जेसन में कन्वर्ट करने के लिए पोजो से, उस केस के अंदर ये सीरियलाइज होने में इश्यू आ रहा है। ओके, तो इसके सोल्यूशन क्या है? सबसे बेस्ट सोल्यूशन अभी तक ये हमने इसलिए फेस नहीं किया बिकॉज हम क्या करते हैं, एंटिटी को कन्वर्ट करते हैं डीटीओ में। ओके, एंड देन आफ्टर हम डीटीओ को रिटर्न करते हैं। क्लियर? सो उस केस में हमें इश्यू नहीं आता है। तो सबसे एक तो डीटीओ वाला तो है सोल्यूशन जो सबसे बेस्ट है, नॉर्मली वी यूज दैट। बट अगर ऐसा कोई एक्सेप्शन आता है तो दूसरी चीज हम ऐसे कर सकते हैं कि जब ये पूरा ऑब्जेक्ट लेने जाए उसके रेफरेंस का, उसकी जगह पे मैं वो ऑब्जेक्ट को पिक करने ना जाए, तो उसके लिए मैं लिखूंगा जेसन इग्नोर यूज करेंगे हम यहाँ पे, जेसन इग्नोर। तो इस केस में क्या होगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो फैच करने के लिए वो नहीं जाएगा, नॉर्मली इन दोनों के ऊपर ही वो रिलाई करेगा। ओके, सो वी कैन यूज जेसन इग्नोर, बट हमें पूरी एंटिटी कभी रिटर्न करनी ही नहीं है, तो फिर ये चीजें सेट करके कोई फायदा नहीं है हमारा। बट तो भी एक बार मेक श्योर करने के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक एस आउट लिखता हूँ मैं और यहाँ पे लिखेंगे एनरोलमेंट्स डॉट गेट कंटेंट डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं। जस्ट वेरीफाई करते हैं कि मतलब ये सही से रिकॉर्ड्स लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ओके, कि हमारी क्वेरी में तो मिस्टेक नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, वो पूरा रिकॉर्ड लेके आ रहा है, बट जब रिस्पॉन्स करने के लिए जैक्सन का यूज करता है जेसन में कन्वर्ट करने के लिए, उस टाइम पे वहां पे इश्यू आ रहा है सीरियलाइजेशन में। सो लेट्स हिट इट, एक्सेप्शन आएगी। तो अगर आप चेक कर सकते हो तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स मुझे एकदम सही आ रहा है, बट बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है। रीजन इसके लिए कि जैसे ये एनरोलमेंट की आईडी पिक करी, डेट आया, अब जैसे स्टूडेंट की आई थी, तो स्टूडेंट आईडी के अंदर आप चेक कर सकते हो पूरा का पूरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ओके, जैसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद कोर्स की आईडी आई तो कोर्स का ऑब्जेक्ट, तो ये सब कुछ पूरा एक लंबा सा जेसन बनता है। सो इसको सीरियलाइज करने में इशू आ रहा है, तो दो डिफरेंट वेज है कि इसको सीरियलाइज से इम्प्लीमेंट करो, और सीरियलाइज से इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका डी सीरियलाइजेशन भी इजीली हो जाएगा, तो आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। जेसन इग्नोर यूज करो अगर आप इतने अनरिलेवेंट रिस्पॉन्स में डेटा ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, डेफिनेटली किसी को नहीं चाहिए। एंड द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज यूज द DTO. Okay, so let's convert to the DTO. ओके, स्ट्रीम डॉट मैप, और मैप में हम यूज करेंगे एनरोलमेंट DTO, कॉल फ्रॉम एनरोलमेंट डॉट टू लिस्ट। ओके, और जो मेरा रिस्पॉन्स आएगा उसे हम यहाँ पे भेज देंगे, बट अभी मेरा पेज का रिस्पॉन्स आ रहा है तो मुझे पेज को भी बिल्ड करना है अगेन। अब क्या कर सकते हैं कि पेज के लिए हमने इससे पहले भी कोड कर रखा है कि पेज के लिए इस तरह से रिस्पॉन्स मेरा पूरा प्रिपेयर होता है, तो मैं फर्स्ट ये कर सकता हूँ कि इसे कॉपी करूँ, सिंपली पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और स्टूडेंट की जगह पे यहाँ पे आएगा एनरोलमेंट्स और एनरोलमेंट डिटेल्स। ओके, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। ओके, तो मुझे परफेक्ट रिस्पॉन्स मेरा मिल जाएगा। ओके, मुझे सारा रिस्पॉन्स देखने मिल गया। हाँ, अब मैं इस DTO को और थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ कि स्टूडेंट आईडी के साथ स्टूडेंट का नाम, कोर्स का नाम। ओके, दैट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अस, वी कैन improve that DTO, but overall things are clear. Okay, अब इस कोड में इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है? जैसे मैंने यहाँ से कहीं से तो कॉपी करके लाया, ये मीन्स स्टूडेंट सर्विस से, तो ये कोड जितनी बार पेज का रिजल्ट आ रहा है उसके लिए तो डुप्लीकेट हो ही रहा है ना मेरे लिए, है कि नहीं? तो इस केस का इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। तो हमने जो कहा स्टार्टिंग में देखा ना कि कोड को नीट एंड क्लीन रखो, डुप्लीकेशन ऑफ कोड नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ किस तरह से, कि रिस्पॉन्स मॉडल डॉट सक्सेस, फॉर एन एग्जाम्पल, कि यहाँ पे जो है मेरे पास कि जो रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं इस मेथड्स को ओवरराइड करूँ और पेज का भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता हूँ, तो भी मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ इसी चीज से। ओके, कि मुझे एट द एंड क्या मिले, यहाँ पे रिजल्ट मिले। एल्स दूसरा तरीका ऐसा है कि मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाले काउंट्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, तो ये काउंट्स में कोई यूटिल में कोई ऐसे मेथड बनाओ हेल्पर, जिससे मैं उसे काउंट्स को मतलब इस तरह से एक मैप, पेज का रिजल्ट का मैप लेके आ जाओ और यहाँ पे सेट कर दो। ओके, तो मैं एक नॉर्मली बना देता हूँ यूटिल्स। ओके, और इसमें मेथड बना देते पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न करेगा ये मैप को स्ट्रिंग और इंटीजर प्रिपेयर पेज रिजल्ट। ओके, यहाँ पे मेरे पास आएगा पेज। ओके, अब पेज की डेटा टाइप क्या होगी मेरे पास, वो मुझे जेनेरिक से भी डिफाइन कर सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या भेज रहा हूँ कि ऑलवेज मैं ये वाला जब पेज भेजूंगा तो वहां पे जाके वो सेट होगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे इस मेथड के अंदर जेनेरिक बनाना पड़ेगा कि यहाँ बाहर से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे एक्सेप्ट होनी चाहिए। ओके, सो दिस मेथड शुड बी जेनेरिक। सो जेनेरिक के लिए डेटा टाइप टी का एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ले लेते हैं कि मेरी मेथड जेनेरिक हो जाए। ओके, नाउ सिंपली कॉपी दिस और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मैप ऑब्जेक्ट टाइप का है तो ऑब्जेक्ट। ओके, रिटर्न करता हूँ मैं पेज रिजल्ट को, और यहाँ पे चेंज करके वेरिएबल का नाम पेज।
ओके, पेज की साइज चाहिए तो पेज, सॉरी, पेज डॉट गेट साइज, और पेज नंबर चाहिए तो पेज डॉट गेट नंबर। परफेक्ट। प्रिपेयर रिजल्ट, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एनरोलमेंट सर्विस में। अब मुझे पेज का रिजल्ट चाहिए, मुझे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं यूटिल्स के पास जाऊंगा, उसे कहूंगा प्रिपेयर माय रिजल्ट्स, और दैट्स इट। ये बल्क हट गया। सो नाउ दिस प्रिपेयर पेज रिजल्ट इज कॉमन। ओके, तो अब जैसे स्टूडेंट सर्विस में जहां पे भी हमने ये प्रिपेयर किया, तो अब ये पूरा बॉयलर प्लेट कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे यूटिल्स डॉट प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो ये जो डुप्लीकेशन ऑफ कोड है वो हट जाएगा मेरा। क्लियर? सो मेक योर कोड नीट एंड क्लीन एंड अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ कोड। हो सके तो रीयूजेबल मेथड्स बनाओ, तो आपका कोड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्टैंड करेगा। सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। पोस्टमैन पे आ जाता हूँ, सेम एपीआई कॉल करते हैं। परफेक्ट, सेम रिजल्ट आ रहा है। टोटल रिकॉर्ड्स 5 है, पेज का काउंट 1 है, करंट पेज नंबर इज 0 एंड पेज साइज इज 10। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ पेज रिजल्ट में, कि पेज का नंबर जो है उसमें से बस +1 करना, बिकॉज इट रिटर्न्स बेस्ड ऑन द इंडेक्स। तो 0 1, तो 0 है तो 1 दिखेगा, 1 है तो 2 दिखेगा। ओके, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट अ ट्रांजैक्शन, के ट्रांजैक्शन के पूरे डेटाबेस के जो ऑपरेशन है, एक से ज्यादा जो इंसर्ट या अपडेट है, उन्हें एज एन वन यूनिट ट्रीट करता है। अगर होगा तो सब कुछ सक्सेस होगा, एल्स इट विल बी रोल बैक। ओके, तो अभी हमने सिर्फ इंसर्ट देखा है, तो ट्रांजैक्शन कहां भी अप्लाई होगा, अपडेट के अंदर भी होगा। सो आई एम नॉट क्रिएटिंग दैट एपीआई, आई एम गिविंग एज एन लाइक अ टास्क, कि आप खुद से ट्राई करो अपडेट की एपीआई बनाने की, जिसके अंदर डेफिनेटली क्या होगा कि ट्रांजैक्शन यूज होगा अपडेट के अंदर। चलो कि यूजर ने वो इस रिकॉर्ड मतलब लाइक ये कोर्स एनरोल बाय मिस्टेक कर लिया था, तो सम कंसर्न रेज करके उसने वो कोर्स अपने अंदर से डिलीट कर दिया। ओके, सो वो जब डिलीट करेगा या अपडेट करेगा, तो उस टाइम पे अगेन दो टेबल्स इंसर्ट होंगे, कि किसी ने अगर वो कोर्स कंप्लीट कर लिया या तो डिलीट कर दिया है, तो वो जो अलोकेटेड है साइज, वो वापस से माइनस हो जानी चाहिए करंट एनरोल की। तो वो अपडेट के अंदर आप खुद से ट्राई करो, एल्स आई विल अपडेट दिस कोड ऑन द गिटहब रेपोजिटरी। ओके, और इसमें एक और चीज अगर आपने कभी आपने नोट करी हो, तो जैसे मैं एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट करता हूँ, माइस्किल पे आ जाते हैं पहले, उसके बाद फिर कि जैसे एनरोलमेंट आईडी है, ये कोर्स की आईडी, कि सबने चलो C++ का कोर्स किया है, सॉर्टेड है। अब यूजर्स को देखते हैं, तो ये एक यूजर के लिए डुप्लीकेट एंट्री दिख रही है यहाँ पे, कि सेम यूजर आईडी स्टूडेंट की आईडी है जिसने ये कोर्स एनरोल किया है। लेट्स ट्राई अगेन, कि यही स्टूडेंट आईडी मैं पिक करता हूँ, पोस्टमैन के पास आता हूँ, और कहता हूँ कि भाई ये कंट्रोल S, और मैं इसे ये कोर्स एनरोल करने कहता हूँ। सक्सेसफुली हो गया। माइस्क्यूएल चेक करते, नया रिकॉर्ड आ गया मेरे पास, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड एक यहाँ पे भी है, ये स्टूडेंट के लिए भी है। सो इज दिस अ वैलिड थिंग? नो, राइट? कि अगर किसी ने एक कोर्स स्टूडेंट ने परचेस किया है, तो सेम कोर्स वो दोबारा क्यों परचेस करेगा? अगर बाय मिस्टेकनली भी 2 बार क्लिक कर लिया है, तो बैकएंड शुड बी दैट कंपैटिबल के वो उस चीज को डिटेक्ट कर ले, और वो दूसरी बार उसे एनरोल करने से रोके, कि मीन्स डुप्लीकेट की एक्सेप्शन आए, जैसे हम सेम नाम की 2 एंट्री नहीं ईमेल की नहीं कर रहे थे, उस टाइप से। ओके, सो इट हैज 2 मेन सोल्यूशंस। ओके, मैं यहाँ पे नोट करता हूं कि 2 सोल्यूशंस हैं, कि पहला, मैं यूनिक की बनाऊं, बट फॉरेन की के ऊपर यूनिक की कैसे बना सकते हैं? जैसे कि यूं समझो कि अगर मैं कहता हूं कि स्टूडेंट टेबल कॉलम के ऊपर मैं यूनिक की रख देता हूं, तो क्या होगा कि स्टूडेंट की एक ही बार एंट्री होगी, वो तो सॉर्टेड है। बट अगर वही स्टूडेंट दूसरा कोर्स परचेज करने जा रहा है, तो भी नहीं करने देगा, वो तो क्या कहेगा, ऑलरेडी ये एंट्री तो आ चुकी है। सो अगेन दिस इज द इश्यू, तो नहीं चलेगा, मुझे स्टूडेंट की आईडी डुप्लीकेट आए चलेगा। ओके, बट दूसरे कोर्स आईडी के अगेंस्ट में आनी चाहिए। ओके, तो मैं कोई ऐसी यूनिक की बनाऊं कि विच इज द कॉम्बिनेशन, लाइक वी कैन से अ कंपोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स आईडी प्लस स्टूडेंट आईडी। अगर ऐसी कोई यूनिक की बनाओ कि वो क्या करे, कि कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी का अगर दोनों का रिकॉर्ड, जैसे ये वाला है,
कि ये दोनों को मिला के एक की बनाए, ऐसा सेम टू सेम ये दोनों रिकॉर्ड सेम टू सेम दूसरी बार आए तो वो यूनिक की तरह ट्रीट करे कि ना अभी ये रिकॉर्ड नहीं आ सकता, बिकॉज इस कोर्स के लिए ये वाला स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो ये रिकॉर्ड वो क्या करेगा, स्किप करेगा, मीन्स एक्सेप्शन थ्रो करेगा, हम उसे कैच करेंगे एंड विल डू द रेस्ट के भाई डुप्लीकेट एंट्री आई है। दूसरा तरीका इसका ऐसा है कि ये तो हो गया डेटाबेस साइड से। सेकंड वे ऐसा है कि जो यहाँ पे हम वैलिडेट कर रहे थे उस वैलिडेशन के अंदर मैं एक और कंडीशन ऐड करूं यहाँ पर। किस टाइप से कि मैं कोर्स के अंदर जाके सर्च करूं कि हमारे कोर्स के अंदर एक डीटीओ में, अरे कि जो मेरा फोर्थ वैलिडेशन होगा, ओके, गेट दी लाइक एग्जिस्ट चेक करो, एग्जिस्ट बाय कोर्स आईडी एंड स्टूडेंट आईडी, कि मैं एक डेटाबेस पे सिलेक्ट क्वेरी रन करूं, जो सिलेक्ट क्वेरी किस तरह से होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनरोलमेंट वेर कोर्स आईडी इज इक्वल्स टू एक्स एंड स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू जैसे लाइक दिस एक्स बार, ओके। तो अगर ये जो स्टूडेंट आईडी भेजी है और ये कोर्स आईडी, इन दोनों की आईडी अगर डेटाबेस में उसी कोर्स के लिए इस स्टूडेंट ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो मैं यहीं से एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड का, लाइक के डुप्लीकेट एंट्री की, ऑलरेडी स्टूडेंट ने एक कोर्स लिया हुआ है, दूसरा बाय नहीं कर सकता, ओके। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि दोनों में से कौन सा अप्रोच लू, कि डीबी साइड में कंबाइन यूनिक की बनाऊं तो डीबी की एक्सेप्शन थ्रो हो और मैं यहाँ पे उसे कैच करूं और नोटिफाई करूं, या तो मैं मैन्युअली क्वेरी से चेक करूं, ओके। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस के क्या बेटर होगा? सो इन टर्म्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, दोनों जगह पे वैलिडेशन लगाना बेस्ट प्रिकॉशन है, कि मतलब बेस्ट वे यही है कि हम एक कंपोजिट कंबाइन जो की है वो भी बनाए यूनिक की और यहाँ पे बैकएंड से भी मीन्स हमारे लॉजिक से भी हैंडल करें, मीन्स कोई भी चांस से वो डेटा इस तरह का इररिलेवेंट डेटा हमारे डीबी में ना जाए, ओके। सो कैसे कर सकते हैं इसे, कि लेट्स गो टू दी कोर्सेस, कोर्सेस के पास आते हैं कि हमने यहाँ पे एंटिटी बनाई है, तो यहाँ पे मुझे कंबाइन की बनानी है, तो मैं लिखूंगा टेबल, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे यूनिक की कांस्टेंट, ओके। अब यहाँ पे एनोटेड यूनिक की और यहाँ पे मुझे आएंगे कॉलम्स के नाम, तो कौन सी कॉलम को कंबाइन करना है मुझे, कोर्स आईडी को कंबाइन करना है और स्टूडेंट आईडी को कंबाइन करना है। सॉरी 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 सॉरी, मैं कोर्सेस पे क्यों आ गया, कंट्रोल एक्स करता हूँ, मैं आऊंगा एनरोलमेंट पे, ओके। यहाँ पे कोर्स की आईडी और स्टूडेंट की आईडी को कंबाइन करके मुझे एक की बनानी है, जो मतलब ये दोनों को कंबाइन करके वो यूनिक होगी, कोई भी एक को लेके नहीं, ओके। मैं सर्वर को रीस्टार्ट कर देता हूँ कि ये इम्प्लीमेंटेशन मेरा ये जो यूनिक की का कंस्ट्रेंट है मेरे डीबी पे आ जाए, बट उससे पहले मुझे जो डेटा है ये हटाना होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट होने से पहले ही मुझे एरर आएगी, बिकॉज ऑलरेडी ये फेल हो जाएंगे रिकॉर्ड्स। इंटेल जे, ओके, यूनिक की कंस्ट्रेंट्स कॉलम्स स्टूडेंट आईडी वगैरह मैंने सेट कर लिया है। सर्विस लेयर पे आता हूँ, सर्विस लेयर पे आके मुझे पहले मैं डाव पे चला जाऊंगा, डाव पे मैं एक अपनी मेथड बना लेता हूँ पब्लिक, रिटर्न करेगा ये बुलियन एग्जिस्ट बाय कोर्स आईडी एंड स्टूडेंट, और यही चीज मुझे हमारी रेपो पे बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे बुलियन को एग्जिस्ट बाय कोर्स आईडी एंड स्टूडेंट, ओके। और ये दोनों इंटीजर नहीं स्ट्रिंग है, ओके।
रिटर्न। मैं सर्विस लेयर पे आ जाता हूँ, और सर्विस लेयर पे आके मीन्स जब स्टूडेंट भी वैलिडेट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि इफ, बेटर है इफ में कंडीशन ना कॉल करें, बूलियन स्टूडेंट ऑलरेडी enrolled is equals to course enrollment exist by, okay, course id and अगर स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड है तो मैं थ्रो कर दूंगा, थ्रो न्यू डुप्लीकेट एक्सेप्शन रिसोर्स। ओके, एपीआई मैसेज और एक नया मैसेज बना देते हैं हम, स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड, स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर दिस कोर्स। ओके, एपीआई मैसेज डॉट दिस, और एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। हाँ 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 हाँ, गॉट इट। एरर है यहाँ पर कि ये नॉर्मली जो है वो जेपीईएल का यूज करते हैं, तो एनरोलमेंट में जो कोर्स की आईडी है उसकी डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट क्लास पूरा। ओके, और कोर्स की भी जो है वो क्या है, पूरा क्लास। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कि यहाँ पे डेटा टाइप को बदल के क्या कोर्स के लिए कर देंगे कोर्स, और स्टूडेंट के लिए कर देंगे स्टूडेंट। ओके, सेकेंडली क्या कर सकते हैं कि अगर पूरा ऑब्जेक्ट नहीं पास करना, सो यू विल यूज अंडरस्कोर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, अभी अंडरस्कोर का मतलब ये हुआ कि एनरोलमेंट के अंदर जो फील्ड का नाम स्टूडेंट आईडी है, अंडरस्कोर करूंगा तो मैं आ गया स्टूडेंट जो एंटिटी है उसके अंदर, तो अब उस क्लास के अंदर कौन सी वैल्यू, तो ये वाली फील्ड। क्लियर, कि मीन्स इनसाइड दैट के कोर्स आईडी के अंदर कौन सी। ओके, तो कोर्स आईडी के अंदर कौन सी, कोर्स आईडी ही। ओके, कि उस क्लास के अंदर भी उस फील्ड का नाम क्या है, सेम ही है, तो यहाँ पे भी क्या है, स्टूडेंट आईडी। ओके, स्ट्रिंग यहाँ पे हम यूज करेंगे स्ट्रिंग। एंड अगर ये रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम कर ही रहा है हमें, तो दूसरा ये है कि बेस्ट जब भी मैं यूज करूँ, तो इंस्टेड ऑफ आईडी मैं भले कॉलम का नाम यहाँ पे रखता हूँ इस तरह से आईडी, बट मैं फील्ड का नाम स्टूडेंट से सेव करता हूँ, तो अब मेरे लिए जो रेपो है उसमें रीड करना इजी होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एग्जिस्ट बाय कोर्स अंडरस्कोर्स, मींस कोर्स टेबल के अंदर कोर्स की आईडी, एंड स्टूडेंट फील्ड के अंदर, मीन्स स्टूडेंट जो फील्ड है उसकी डेटा टाइप भी क्लास है, तो उस क्लास के अंदर कौन सी फील्ड, स्टूडेंट आईडी वाली। ओके, कोर्स के डाउ पे आ जाते हैं, देयर इट इज, ओ, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये सब सेट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट, गेट कोर्स, ऐसे जंप टू पोस्टमैन। ओके, वापस से मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर दी कोर्स, मीन्स वी प्रिवेंटेड दैट कि अभी सेम स्टूडेंट इसी कोर्स के लिए वापस से एनरोल नहीं कर सकता। क्लियर। और एक चीज जो माइस्क्ल पे चेक करना हमारा रह गया था कि हमने जो कंबाइन यूनिक की बनाई थी क्या वो अप्लाई हुई है, तो एनरोलमेंट पे जाते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे हम, फॉरेन की पे जाते हैं, सॉरी इंडेक्सेस पे जाते हैं,
यहाँ पे मुझे एक यूनिक की कांस्टेंट देखने मिल रहा है, और ये यूनिक की अप्लाई कैसे हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स आईडी एंड स्टूडेंट आईडी। तो अब एनरोलमेंट पे ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा जिसकी कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी सेम हो, मीन्स इस टाइप से कि जैसे इट एंड्स विद 49E एंड ये स्टूडेंट है, तो ये सेम स्टूडेंट दूसरा सेम यही कोर्स एनरोल करेगा, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मतलब इंसर्ट नहीं होने देगा। सो वी प्रिवेंटेड दिस फ्रॉम बोथ साइड, बैक एंड एंड डेटाबेस साइड। सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस कि जहां हो जितनी पॉसिबल वैलिडेशन रख सकते हो आप रखो। ओके, सो कोई भी चांस है आपका गलत डेटा आपके टीपी में आके स्टोर ना हो जाए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन। ओके, तो अगर आपको जैसा मैंने पहले कहा कि योर टास्क विल बी टू कंप्लीट दी डिलीट और अपडेट द एनरोलमेंट, लाइक यूजर अपना जो कोर्स है वो उसे रिवोक करना चाहता है कि मीन्स मुझे मैंने कोर्स गलती से परचेस कर लिया था, मुझे अपना रिफंड चाहिए और कोर्स को मुझे डिलीट नहीं एनरोल करना है। तो उस केस में क्या होगा, कोर्स का जो करंट एनरोलमेंट है वो री होगा, माइनस हो जाएगा, रिवर्स होगा। तो कि अगर 50 मैक्स हिट कर गया है तो अगर कोई रिवर्ट करता है तो 49 हो जाएगा, तो कोई और एक स्टूडेंट उस कोर्स को एनरोल कर सकता है। सो दिस इज योर टास्क। ओके, एंड आई विल अपलोड दिस कोड ऑन अ गिटहब, सेम लिंक, मैं लिंक गिटहब की रेपो की लिंक कमेंट में ऐड कर दूंगा। मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी टॉपिक्स एक्सप्लिसिटली अगर आप कोई सीखना चाहते हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी 1 to 1, you can drop a DM on my email, I'll surely connect with you. Okay, thank you.